अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास रहेगी अग्निवीर सोल्जर टेक्निकल की क्लास रहेगी। आप में से जितने भी लोग अग्निवीर टेक्निकल के एस्पिरेंट्स हैं जिनका एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो आप सब लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही साथ जितने भी नर्सिंग असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके का पोर्शन है वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए वीडियो को आप भी अच्छी तरह से देखें। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, जो टेक्निकल का वीडियो हम करने वाले हैं, इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो है आपके जीके के क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे और साथ साथ केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो है जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग मैंने ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हैं, 10 क्वेश्चन उठाए हैं। केमिस्ट्री के रिगार्डिंग भी ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हैं, 20 क्वेश्चन उठाए हैं। और फिजिक्स के रिगार्डिंग 15 क्वेश्चन उठाए हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जीके से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो आप भी यहाँ पे अपने पैटर्न का ध्यान रखें, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज किया है, उसका भी ध्यान आप अच्छी तरह से रखें। तो ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, आपको अपना टारगेट नोट कर लेना है। 50 क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, कम से कम 40 प्लस आपको स्कोर देना है। सभी लोग अपना टारगेट नोट करेंगे और 40 प्लस यहाँ पे लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है। चार मीनार इज लोकेटेड एट। तो चलिए बताइए, जो चार मीनार है इसकी लोकेशन आपको बतानी है, कहां पे है। हैदराबाद, चेन्नई, तमिलनाडु या न्यू दिल्ली। तो अगर मैं चार मीनार की बात करूं तो इसकी लोकेशन कहां पे है, हैदराबाद में है। दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट मीन दूसरे प्रश्न पे हम आ जाते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। आपसे जो है लाइट ईयर का यूनिट पूछा गया है। तो चलिए बताइए लाइट ईयर का यूनिट क्या है। टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस या एनर्जी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, अपने जहन में रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, हमारे तीसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, म्यूजिक इज डिस्क्राइब्ड इन विच वेदा। तो आपको पता होगा वेदा जो है 4 टाइप के होते हैं, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो जिसमें से जो सबसे पुरानी वेदा है वो है ऋग्वेदा, है ना। लेकिन यहां पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सी वेदा है जहां पे म्यूजिक के रिगार्डिंग जो है मेंशन किया गया है। ऋग्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा या यजुर्वेदा। तो यहां पे अगर मैं समवेदा की बात करूं तो इसे जो है वेदा ऑफ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, हमारे चौथे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड ऑफ फुटबॉल। तो यहां पे आपसे जो है फुटबॉल में पूछा गया है कि जो बोथ साइड होते हैं, यानी कि हर एक टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, किसमें, फुटबॉल में। 8 नंबर ऑफ प्लेयर्स, 9, 10 या 11। तो अगर मैं बात करूं फुटबॉल की, तो इसमें जो है ईच साइड यानी कि वन टीम में 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। दैट मीन 11, डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपको बताना जो थॉमस कप है इसका संबंध किस खेल के साथ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। तो अगर मैं थॉमस कप की बात करूं, इसका संबंध किसके साथ है, बैडमिंटन के साथ है। दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, अच्छी तरह से अपने जहन में रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। कलिंगा अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। ठीक है ना। जो कलिंगा अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। लिटरेचर, साइंस, म्यूजिक या फिल्म। तो यहां पे बात हो रही है कलिंगा अवार्ड की, ठीक है ना। कलिंगा अवार्ड की अगर मैं बात करूं, ये जो है साइंस के फील्ड में दिया जाता है। दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज हमारे 7वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अवर नेशनल एम्बलम अशोक चक्र। तो आपको पता है अशोक चक्र, ठीक है ना, इसमें कितने नंबर ऑफ स्पोक्स देखने को मिलते हैं। यानी कि इस तरह से अशोक चक्र कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो स्पोक्स होते हैं यानी कि इस तरह से, ठीक है ना, ये जो लाइनें होती हैं कितने होते हैं ये आपको बताना है। 12,
24, 18 या 48, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अशोक चक्र की, तो इसमें जो स्पोक्स देखने को मिलते हैं दैट इज 24, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 8वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। तो 8वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, तो आपको बताना है ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो चलिए बताइए 8वें प्रश्न का आंसर क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम या स्वामी विवेकानंद। तो अगर मैं बात करूं ब्रह्मो समाज की, तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा डाली गई है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो ये था हमारा जीके का पोर्शन। अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री के पोर्शन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से आपका केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या वो करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, यानी कि ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है ये जो ये प्रोसेस करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस होती है, दरअसल इसी के बारे में पूछा जा रहा है। जो फोटोसिंथेसिस होती है ये किस टाइप की रिएक्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिसोलेशन रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा गया है जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं टू मेक देयर ओन फूड विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना। तो यही आपको बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ये जो रिएक्शन होती है ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो इससे अगर मैं कहूँ इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। दैट मीन सी पार्ट आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है या आपको अच्छी तरह से माइंड में रख लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, हमारे 10वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, विच मेटल फ्लोट्स व्हेन पुट इन वाटर। तो चलिए बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो कौन सा मेटल है, इनमें से वो कौन सा मेटल है जिसे पानी में अगर रखा जाए तो वो वहां पे तैरने लगता है, ठीक है ना। अगर पानी में ऐसा रखा जाए तो वो वहां पे तैरने लगता है। ये कौन सा मेटल है, कैल्शियम, निकल, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो अगर मैं कैल्शियम की बात करूं दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है, अपने माइंड में रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 11वें नंबर प्रश्न पे, फूड इज कुकड इन मेटल यूटेंसिल्स बिकॉज ऑफ डैश ऑफ हीट। तो यहां पे जो फूड प्रिपेयर किया जाता है किन बर्तनों में, मेटल के बर्तनों में। क्यों मेटल के बर्तनों में फूड को प्रिपेयर किया जाता है, बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो यूटेंसिल्स होते हैं क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, सेमी कंडक्टर, बैड कंडक्टर या बोथ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, ये आपको बताना है। तो यहां पे अगर मैं हमारे 11वें प्रश्न की बात करूं, इसका सही आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से माइंड में रख लेना है, अच्छी तरह से अपने जहन में रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा मेटल है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। गोल्ड, पोटेशियम, सिल्वर या लेड। तो यहां पे अगर मैं 12वें नंबर प्रश्न की बात करूं, पोटेशियम, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये एक ऐसा मेटल है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट होता है। ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। तो चलिए बताइए विनेगर में कौन सा एसिड देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैथोलिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो यहां पे अगर मैं विनेगर की बात करूं, इनमें एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। और अगर मैं साइट्रिक एसिड की बात करूं तो ये खट्टी चीजों में देखने को मिलता है। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ऑरेंज वगैरह जो है इनमें साइट्रिक एसिड देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे 12वें नंबर प्रश्न की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विथ नाइफ। तो चलिए बताइए इनमें से वो कौन सा मेटल है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम या क्रोमियम। तो यहां पे आपसे पूछा गया वो कौन सा मेटल है जिसे चाकू के साथ काटा जा सकता है, दैट इज सोडियम। सी पार्ट आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, सोडियम इसका राइट आंसर होगा। तो यहां पे
15वां प्रश्न पढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी विनती है, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियो मिलते रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्लेलिस्ट चेक करना ना बोले, वहां पे आपको ढेर सारे ओरिजिनल पेपर्स देखने को मिलेंगे जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, 15वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, जिंक इज अवेलेबल इन, आपको बताना है कि इनमें से जिंक किस में देखने को मिलता है, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड या कैनेबर। तो यहां पे अगर मैं 15वें प्रश्न की बात करूं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सीधी सी बात है, यहाँ पे एज पर ऑप्शन आपको जो है राइट आंसर चूज करना है, तो ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, जिंक ब्लेड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील, तो आपको बताना है कि स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 3%, 4%, 2% या 5%। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 2% होती है, दैट मीन 2% होती है। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे 17वें प्रश्न की तरफ, दैट मीन क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इवन यानी कि अगर हाई टेम्परेचर भी हो तब भी वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इनमें से वो कौन सा मेटल है, आयरन, गोल्ड, पोटाशियम या एल्युमिनियम। तो यहां पे आपको अच्छी तरह से याद रख लेना, गोल्ड की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा, इवन हाई टेम्परेचर भी अगर होगा तब भी ये रिएक्ट नहीं होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, 18वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ दिस मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है, आयरन, मर्क्यूरी, सिल्वर या अदर, यानी कि कोई अदर मेटल, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, बी पार्ट यहां पे इस वक्त हमारा राइट आंसर होगा, मर्क्यूरी हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 19वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा मेटल है जिसे केरोसिन में रखा जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक या ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। तो यहां पे अगर मैं 19वें प्रश्न की बात करूं, तो एज पर ऑप्शन यहां पे इस वक्त हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, सोडियम हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज केप्ट इन वाटर। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि इनमें से, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, सल्फर, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस या आयोडीन। तो आपको क्या बताना है, इनमें से वो कौन सा नॉन मेटल है जो कि वाटर में रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ व्हाइट फास्फोरस की, तो ये जो है वाटर में रखा जाता है। और आपको याद रख लेना व्हाइट फास्फोरस क्या है, ये एक नॉन मेटल है। ये पॉइंट भी आप अच्छी तरह से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके लिए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर। तो इनमें से वो कौन सा मेटल है जो कि वायर की शेप में अवेलेबल होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर या लेड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि वायर की शेप में अवेलेबल होता है। सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा देना है। तो चलिए इसके बाद आ जाते हैं 22वें नंबर प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो चलिए बताइए, इनमें से वो कौन सा मेटल है जो कि फ्री स्टेट में देखने को मिलता है, Ag, Mg, Al या Zn। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे केमिकल फार्मूला दी गई है। सबसे पहले अगर मैं Ag की बात करूं, तो Ag किसका सिंबल है या केमिकल फार्मूला आप कह सकते हो, ये है सिल्वर, ठीक है ना। Ag सिल्वर को जो है, ठीक है ना, सिल्वर को जो है Ag से डिनोट किया जाता है। और Mg से किसे डिनोट किया जाता है, मैग्नीशियम को डिनोट किया जाता है।
और Al से किसे डिनोट किया जाता है, अल्युमिनियम को, और Zn से किसे डिनोट किया जाता है, जिंक को। लेकिन यहाँ पे फ्री स्टेट में कौन सा मेटल देखने को मिलता है, वो है सिल्वर। दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। तो चलिए बताइए इनमें से नॉन मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, आयरन या गोल्ड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, दैट इज हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन क्या है, ये एक नॉन मेटल है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज कार्बन। तो चलिए बताइए कार्बन क्या है, क्या ये नॉन मेटल है, क्या ये मेटल है, क्या ये मेटलॉइड है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए जल्दी से बताइए, कार्बन की अगर मैं बात करूं ये एक नॉन मेटल है, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। नेम द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम विच एथेनॉल इज मेड। तो चलिए बताइए इनमें से वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिससे एथेनॉल बनाया जाता है, मीथेन, ब्यूटेन, ईथेन या बीजन। तो यहां पे अगर मैं 25वें प्रश्न की बात करूं, ईथेन हमारा राइट आंसर होगा, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो ईथेन जो है हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, इससे जो है एथेनॉल बनाया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। 25 का जो आंसर होगा दैट इज सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम 26वें प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। विच यहां पे मैं हाईलाइटेड यूज कर लेता हूं, विच ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल। तो चलिए बताइए इनमें से वो कौन सा ऑलोट्रॉप है जो कि पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है, कोक, आइसोपेरिन, ग्रेफाइट या चारकोल। तो सिंपल सा यहाँ पे फंडा है, पेंसिल जो है, ठीक है ना, इसमें किसका यूज किया जाता है, इसमें जो है ग्राफाइट का यूज किया जाता है, ठीक है ना, सॉरी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, इससे जो है पेंसिल बनाई जाती है, यानी कि पेंसिल में यूज किया जाता है, जो पेंसिल की निब होती है उसमें इसे यूज किया जाता है। और जो ग्रेफाइट है इसे किस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, ऑलोट्रॉप की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। ये पॉइंट भी आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए बताइए इनमें से जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी किसे कंसिडर किया जाता है, डायमंड, चारकोल, ग्रेफाइट या मीथेन। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपको बताया जो ग्रेफाइट है इसे जो है पेंसिल बनाने में यूज किया जाता है। और यहाँ पे आपको ये याद रख लेना है, ये जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। ये पॉइंट आप अच्छी तरह से याद रख लें। दैट मीन इसका राइट आंसर क्या होगा, 27 नंबर क्वेश्चन का जो है सी पार्ट राइट आंसर होगा, ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो चलिए बताइए कॉपर एंड टिन का एलॉय क्या है, ब्रास, ड्यूरेटिन, ब्रोंज या सोल्डर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 28 नंबर क्वेश्चन की, तो यहां पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, दैट मीन ब्रोंज हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो चलिए बताइए इनमें से वो कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे किस शेप में होता है, लिक्विड शेप में होता है, मरकरी, अल्युमिनियम, ब्रोमीन या कॉपर। तो यहां पे अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ब्रोमीन क्या है, ये एक नॉन मेटल है और ये जो है रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, जहन में रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हम 30वें प्रश्न की तरफ, विच ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज मोर रिजिड। यानी कि इनमें से वो कौन सा ऑलोट्रॉप है कार्बन का जो कि रिजिड होता है, यानी कि सख्त होता है, ठीक है ना, ग्रेफाइट, डायमंड, कोल या लैंप ब्लैक। तो यहाँ पे आपसे जो है रिजिड, अगर आपके माइंड में मीनिंग बैठ गई होगी रिजिड, सख्त, ठीक है ना, हार्ड मान के चल रहे हो आप, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो डायमंड, ठीक है ना। तो बी पार्ट डायमंड इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, अपने जहन में रख लेना है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन चलिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद बता देता हूँ, ठीक है ना। 31वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंपाउंड इज फॉर्मड व्हेन कॉपर इज बर्nt इन आयर। तो आपको बताना है जब कॉपर को जलाया जाता है तो यहाँ पे
जो है कौन सा कंपाउंड फॉर्म बन जाता है, ठीक है ना, कौन सा किस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है व्हेन कॉपर इज बर्न्ड इन आयर। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं, या नथिंग आप कह सकते हो, ठीक है ना, या कुछ भी नहीं। तो अगर मैं 31वें नंबर जो है प्रश्न की बात करूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, दैट मीन कॉपर ऑक्साइड। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आपसे पूछा गया है सिलिका क्या है, व्हाट इज सिलिका। क्या ये एक मेटोलाइड है, क्या ये मेटल है, क्या ये नॉन मेटल है, या इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं सिलिका की बात करूं तो ये एक मेटलॉइड है, यानी कि इसे मेटलॉइड की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। इफ एन एलॉय कंटेन्स मर्क्यूरी एज ए मेटल देन व्हाट इज इट कॉल्ड। तो आपको बताना है अगर यहाँ पे कोई एलॉय है, ठीक है ना, वो जो है कंटेन करता है मेटल को, सॉरी मर्करी को एज ए मेटल, कोई एलॉय है वो मर्करी को एज ए मेटल कंटेन करता है, तो उससे उस वक्त किस नाम से जाना जाएगा। मर्करी एलॉय, आयरन एलॉय, एमलगम, या जिंक एलॉय। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से याद रख लेना उसे किस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा या उसे कौन सा नाम दिया जाएगा, उसे हम कहेंगे एमलगम, ठीक है ना। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी एक यहाँ पे अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं, आप में से जितने भी टेक्निकल के एस्पिरेंट्स है, अग्निवीर, चाहे वो अग्निवीर टेक्निकल के, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के हैं, अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन के, तो यहाँ पे आप सब लोगों के लिए ई बुक और टेस्ट सीरीज आ चुकी है। अब अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर आप जीडी ट्रेड्समैन के एस्पिरेंट्स हो तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ये वाली टेस्ट सीरीज जो कि आपको केवल 99 रुपीज मिलेगी, और इसके साथ आपको ये ई बुक भी मिलेगी एज पर ओल्ड पेपर, इसमें 2500 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अग्निवीर टेक्निकल के एस्पिरेंट्स हो तो आपके लिए ये वाली टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। 100 रुपीज आपको इसके लिए पे करना पड़ेगी, और साथ ही साथ इसके साथ आपको ई बुक भी मिल जाएगी। और जितने भी नर्सिंग असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स है वो भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 100 रुपीज में उनको यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे उनको ई बुक भी प्रोवाइड करवाई जाएगी बहुत ही जल्द। यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो जीडी के और ट्रेड्समैन के एस्पिरेंट्स उनको ई बुक प्रोवाइड करवाई गई है, लेकिन जो टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के उनको अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाई गई एप्लीकेशन में, क्योंकि उस वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है मेंटेनेंस चल रही है, इसलिए मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी मैं आपको ये ई बुक प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। लेकिन यहाँ पे आपको डेली एक एक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपके पोर्शन के हिसाब से आप वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलेंगे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। वहां पे आप अपना जो है अपनी रैंक देख सकते हो, क्विज अटेम्प्ट करने के बाद लीडर बोर्ड पे अपना रिजल्ट देख सकते हो, साथ ही साथ जो है आप जो है क्विज अटेम्प्ट करने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा वहां पे जो है आप सोल्यूशन भी देख सकते हो, और एक क्विज को मल्टीपल टाइम्स ऑफ अटेम्प्ट कर पाओगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ई बुक भी आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो केवल और केवल 100 रुपीज में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, इससे आप बेनिफिट उठा सकते हो। इसको आपको किस तरह से ज्वाइन करना है, आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है, वहां पे आपको दुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, ठीक है ना। प्ले स्टोर से आपको दुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, DHURINA। तो दुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना है, अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, रेफरल कोड इसी तरह से छोड़ देना, और वहां पे आपको क्या आएगा, जब स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी तो आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सिलेक्ट कर देना, चाहे आप कहीं से भी क्यों ना हो, आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सिलेक्ट कर देना। उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो डायरेक्टली आपके सामने जो है जम्मू एंड कश्मीर का आइकन आएगा, वहां से आप टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। जो भी टेस्ट सीरीज आपको बाय करनी होगी वो आप बाय कर सकते हो, लेकिन अपनी अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है। जिस ट्रेड के आप एस्पिरेंट्स हो, अगर टेक्निकल के हो टेक्निकल की ज्वाइन करना, नर्सिंग असिस्टेंट की हो नर्सिंग असिस्टेंट की ज्वाइन कर लेना, जीडी ट्रेड्समैन की हो तो वही ज्वाइन कर लेना। आपको आपके हिसाब से वहां पे टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, डेली वहां पे एक टेस्ट होता है, और भी बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ई बुक वगैरह ये भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो केवल और केवल 100 रुपीज में आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है। तो जाइए जल्दी से दुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको जो है वहां पे टेस्ट सीरीज बाय कर लेनी और इससे बेनिफिट उठा लेना है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी डिटेल में जानना है किस तरह से ई बुक होगी, इसमें क्या कुछ मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज को किस तरह से ज्वाइन करें, क्या कुछ करें, तो इसके लिए मैंने अलग से डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है। वीडियो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप क्लिक करके पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हो। उसमें आप
पूरी की पूरी जानकारी पा सकते हो। लेकिन फिलहाल आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। उसके बाद अगर आपको ज्वाइन करनी होगी आप कर सकते हो इजीली। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कोड में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पे मैंने अच्छी तरह से समझा के रखा है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूं, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए बताइए इनमें से जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कंसिडर किया जाता है, इथेनॉल, ग्रेफाइट, डायमंड या एल्काइन। तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूं तो अभी भी हमने पढ़ा ना, जो ग्रेफाइट है ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और पेंसिल में इसका प्रयोग किया जाता है। दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन allotrope ऑफ कार्बन। तो चलिए बताइए कौन है, डायमंड, फ्लोरीन या फ्लोरीन आप कह सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है, फ्लोरीन है ये, ग्रेफाइट या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डी पार्ट की, तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फिजिक्स के पोर्शन पे हम आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो सबसे पहला प्रश्न फिजिक्स के पोर्शन का, और जो हमारी काउंटिंग चल रही है उसमें 36 नंबर क्वेश्चन है ये, डायनामो। तो आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा और आपको पता भी होगा ये इसका काम क्या होता है। डायनामो ये जो इंस्ट्रूमेंट भी आप कह सकते हो, एक जो है आप कह सकते हो एक टूल भी आप कह सकते हो, लेकिन छोटा वाला टूल नहीं है, ठीक है ना। तो इसे हम मशीन की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको बताना है जो डायनामो है इसका काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो डायनामो का काम क्या होता है, डायनामो का काम होता है ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कहां पे है, बी पार्ट में है, दैट इज बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। डायनामो का वर्क क्या है, डायनामो का काम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूं, द नेचर ऑफ साउंड वेव इज। तो साउंड वेव जो है इसका नेचर क्या है, क्या ये इसका नेचर जो है ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, प्रोग्रेसिव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो अगर मैं साउंड वेव की बात करूं, इसके नेचर की बात करूं, तो लॉन्गिट्यूडनल, दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मेजर्ड इन क्वेसेक। तो आपको बताना है यहाँ पे क्वेसेक में किसे मेजर किया जाता है। जो क्वेसेक है किसका मेजरिंग यूनिट है, प्योरिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं फ्लो ऑफ वाटर की, तो इसे क्यूसेक में इंक्लूड मेजर किया जाता है। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से, सॉरी फॉर दिस इश्यू, तो यहाँ पे छोटा सा इश्यू आ गया था, तो क्लियर हो चुका है, डोंट वरी। यहाँ पे मैं पेंसिल यूज कर लेता हूँ, हाईलाइटर को यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 39 पे हम आ जाते हैं। साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन। तो आपको बताना है जो साउंड वेव है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे ट्रेवल, किस में से ट्रेवल करती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या वाटर। तो अगर मैं साउंड वेव की बात करूं सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रेवल करती है, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूं, साउंड और नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड बाय। तो आपको बताना है साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन किससे मेजर किया जाता है, इसका मेजरिंग यूनिट क्या है। फैन, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं डेसिबल्स की, ठीक है ना, डेसिबल नहीं है डेसिबल है। तो डेसिबल्स की अगर मैं बात करूं तो डेसिबल से क्या डिनोट किया जाता है, डेसिबल से डिनोट किया जाता है जो साउंड है या नॉइज है, ठीक है ना। तो ये किससे मेजर किया जाता है, डेसिबल से मेजर किया जाता है। दैट मीन डेसिबल इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ साउंड और नॉइज, ये आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। दैट मीन 40 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी पार्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस ऑफ वुमेन इज मोर शार्प देन दैट ऑफ मैन बिकॉज ऑफ डैश ऑफ वॉइस। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आप सबको पता है, अगर मैं
मेल एंड फीमेल, वुमेन एंड मैन के वॉइस की बात करूं, जिस तरह से आप मेरी वॉइस सुन रहे हो ये थोड़ी बहुत मोटी है, ठीक है ना, तो सुनने में जो है थोड़ी बहुत हार्श है या मोटी आप कह सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं फीमेल के वॉइस की, तो उसकी वॉइस जो है थोड़ी होती है, मतलब उसका जो पिच होता है, या आप कह सकते हो कि वो जो उसकी जो बनावट होती है कुछ अलग तरीके से होती है, डिफरेंट तरीके से होती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो अगर मैं बात करूं, ये सारा का सारा खेल जो है पिच का खेल है, ठीक है ना। तो हमारे वॉइस में जो है पिच होती है वो थोड़ी बहुत लो होती है, लेकिन अगर मैं फीमेल के वॉइस की बात करूं उसमें जो पिच होती है वो हाई होती है। दैट्स वाई जो उनकी आवाज़ है वो पतली होती है एज कम्पेयर टू मेल, या एज कम्पेयर टू मैन। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42, हु वाज द फर्स्ट टू जनरेट अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं अल्ट्रासोनिक वेव्स सबसे पहले किसके द्वारा जनरेट की गई थी? बाय विस्लिंग, यानी कि सीटी बजा के। ये भी आप याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहली बार जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट की गई थी, या जो है उसका नाम दिया गया, तो किसके जरिए जनरेट की गई थी? तो बाय विस्लिंग, यानी कि सीटी बजा के, ठीक है ना। तो ये आपको याद रख लेना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूटन, गैल्टन, हर्ट्ज या फैराडे, तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूं तो गैल्टन, दैट मीन बी पार्ट आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके द्वारा जो है अल्ट्रासोनिक वेव सबसे पहले क्या की गई थी? जनरेट की गई थी बाय विस्लिंग। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 43, ऑन व्हाट डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसके साउंड की, ठीक है ना, तो ये किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेलोसिटी या डायमेंशन। तो यहाँ पे किसकी पूछी गई है? ऑन व्हाट डज द पिच। दरअसल क्वेश्चन थोड़ा बहुत इसमें जो है लैंग्वेज में थोड़ी बहुत लिखने में गड़बड़ी हुई है, डोंट वरी। तो अगर मैं साउंड के पिच की बात करूं तो ये किस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, जो साउंड की जो पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट से लेकर 2000 हर्ट्ज तक। तो ये किसे कहते हैं? सिंपल सा यहाँ पे जो नॉर्मल साउंड वेव होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसे ऑडियो भी कह सकते हैं या ऑडिबल साउंड हम कह सकते हैं, ये आपको याद रख लें। नॉर्मल साउंड भी आप कह सकते हो। ये जो रेंज है इसी में आती है, दैट इज वाई डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की अगर मैं बात करूं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस साउंड ट्रेवल्स फास्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से जो साउंड है सबसे ज्यादा किस में से ट्रेवल करता है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टील, एयर, वैक्यूम या वाटर। तो अगर मैं साउंड की बात करूं, इनमें से साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल कहां पे करेगा, किस में से करेगा? स्टील में करेगा। दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे एज पर ऑप्शन आपको राइट आंसर मार्क करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली। तो चलिए बताइए, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा 330 मीटर पर सेकंड। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की अगर मैं बात करूं, ए बॉय, यहाँ पे हाईलाइट यूज कर लेता हूँ, ए बॉय सिटिंग इन एन ओपन कार गोइंग विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अप इन द एयर, द बॉल फॉल्स ऑन। तो देखिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए कोई कार है, उसमें कोई लड़का जो है बैठा हुआ है, और वो जो कार जा रही है वो जा रही है कांस्टेंट स्पीड में। याद रख लेना, कोई बंदा, कोई बॉय जो है किसी कार में बैठा है, लेकिन वो जो कार चल रही है वो चल रही है कांस्टेंट स्पीड में। और मान लीजिए कि उस बॉय के हाथ में एक बॉल थी, एक जो है गेंद थी, तो उसने जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में उसको ऊपर की तरफ धकेला, यानी कि हवा में इस तरह लगाया। तो वो बॉल किस साइड जाएगी? क्या बिहाइंड उसके बगल में जाएगी, या उसके आगे गिरेगी, या वापस उसके हाथ में जाएगी, या नेक्स्ट टू हिम? तो चलिए बताइए। तो देखिए सपोज मान लीजिए मैं किसी कार में बैठा हूं, और वो जो कार चल रही है वो कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, ठीक है ना। और मेरे पास बाल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास घड़ी अवेलेबल है। आप मान लो ये बाल है, ठीक है ना। तो अगर मैं सपोज मान लीजिए मैं किसी कार में बैठा हूं, और वो जो कार कांस्टेंट स्पीड में जा रही है, कांस्टेंट स्पीड में जा रही है, और मैंने इस तरह से ऊपर लगाया इसको, बाल को इस तरह से ऊपर, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में, तो ये डायरेक्टली मेरे हाथ में आ जाएगी। आपको याद रख लेना है, इस तरह से, इसी तरह से मेरे हाथ में आ जाएगी, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में ऊपर, उसी डायरेक्शन में नीचे आ जाएगी। आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48 की अगर मैं बात करूं।
क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड टू प्योर वाटर द सरफेस टेंशन। तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ी बहुत दिक्कत आ चुकी है, कोई बात नहीं, इसको मैनेज कर लेना। तो सिंपली आपको ये बताना है, अगर डिटर्जेंट को ऐड किया जाए प्योर वाटर में तो उसका जो सरफेस टेंशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो इंक्रीज हो जाएगा, क्या वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या वो अनचेंज हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगी, या वो इन्फिनाइट बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब डिटर्जेंट को प्योर वाटर में ऐड किया जाता है उसके जो सरफेस टेंशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है। दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सरफेस टेंशन व्हेन सोप इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो चलिए बताइए यहाँ पे अब क्या पूछा गया, अगर सोप को डिजॉल्व किया जाएगा किसमें, वाटर में, तो उसका जो सरफेस टेंशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उस पर भी यही इफेक्ट पड़ेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा आखिरी प्रश्न है, टू विच कंट्री डिड द ग्रेट साइंटिस्ट आर्किमिडीज बिलोंग्स। तो आर्किमिडीज की अगर मैं बात करूं, जो साइंटिस्ट है इसका संबंध किस कंट्री के साथ है, किस कंट्री को बिलोंग करता है, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए या ग्रीक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ग्रीक हमारा राइट आंसर होगा। अभी जाना नहीं है, आपको यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ जो यहाँ पे पीडीएफ वगैरह पाना चाहते हैं वो भी किस तरह से पा सकते हैं, क्लास पीडीएफ, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ प्ले लिस्ट चेक करना ना भूले। अगर आप अग्निवीर के एस्पिरेंट्स हो, चाहे जीडी के हो, क्लर्क के हो, टेक्निकल के हो, नर्सिंग के स्टूडेंट के हो, तो बहुत सारे ओरिजिनल पेपर्स मैंने करवा के रखे हैं, अग्निवीर क्लास के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसे एक बार जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको मेरी पीडीएफ की क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे लास्ट में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मे बी अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में दिक्कत आ जाएगी लिंक के जरिए, क्योंकि लिंक से बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ जाती है, तो आपको जो है कम्युनिटी टैब में स्कैनिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप उस इमेज को स्कैन कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस तरह से भी दिक्कत अगर आए तो सिंपली आपको टेलीग्राम में जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है JKP, ठीक है ना, JKP स्मार्ट। JKP स्मार्ट जैसे आप सर्च करोगे वहां पे आपको मेरा टेलीग्राम नजर आ जाएगा, उसके पहले और लास्ट में हार्ट आपको नजर आएगा, बीच में JKP स्मार्ट और मेरे चैनल का लोगो, और सब्सक्राइबर की वजह से आप वहां पे जो है एनालाइज कर पाओगे, वहां पे ग्रुप कौन सा वही आएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप पीडीएफ का बेनिफिट उठा पाओगे, वहां से आप जो है क्लास पीडीएफ ले पाओगे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि वहां पे और भी बहुत सारे अपडेट आती रहती है, अगर कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत कुछ वहां पे पीडीएफ के रिगार्डिंग या कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा अपडेट जो है वहां पे आपको मिलती रहती है। तो मेरे साथ टेलीग्राम पे जो है जुड़ना ना भूले। तो और भी बहुत सारे, अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो तो आप जो है इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, JKP स्मार्ट 545 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप आ सकते हो। और भी जो है आप जो है फेसबुक पे भी अगर आप चाहो तो वहाँ पे भी आ सकते हो, मीर जुनैद के नाम से वहाँ पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमारे टेक्निकल जो मैंने यहाँ पे आपको कहा था, टेक्निकल की जो टेस्ट सीरीज है ज्वाइन करना ना भूले। तो जितने भी लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप इन टेस्ट सीरीज का और इन ई बुक्स का बेनिफिट उठा पाओगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो हमारी टेक्निकल की जो हमारी ई बुक है, तो यहाँ पे आप उसका नज़ारा देख सकते हो। इस तरह की ई बुक आपको टेक्निकल की मिलने वाली है, ये ई बुक आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आपको कम से कम 2000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मल्टी लैंग्वेज में आपको ये अवेलेबल करवा दी जाएगी। चाहे आप किसी भी एआरओ से क्यों ना हो, चाहे जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख, आसाम, सिलचर, अमृतसर, बेंगलोर, पुणे, किरकी, ग्वालियर, धनपुर, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मेंशन करना अवेलेबल नहीं है। जिस भी एआरओ से आप क्यों ना हो, यहाँ पे ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस ई बुक से आप बेनिफिट उठा पाओगे। इसमें आपको केमिस्ट्री का पोर्शन मिलेगा, इसमें आपको फिजिक्स का पोर्शन मिलेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको जीके भी इसमें देखने को मिलेगी। नर्सिंग असिस्टेंट के जितने भी एस्पिरेंट्स उनको वहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन मिलेगा, फिजिक्स का पोर्शन मिलेगा, जीके का पोर्शन मिलेगा, बायोलॉजी का पोर्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपके
अपने अपने हिसाब से जो है वहाँ पे आपको ई बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ना भूले, इस ई बुक से बेनिफिट उठाना ना भूले। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन की हुई है, तो आप भी ज्वाइन करना ना भूले। जल्दी से जाइए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ से आप जो है अच्छी तरह से पूरी की पूरी जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में किस तरह से क्या कुछ करें, किस तरह से ज्वाइन करना है, क्या कुछ करना है, तो आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी पा सकते हो, किस तरह से ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन को किस तरह से डाउनलोड करना है। और आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखे, आप पूरी की पूरी जानकारी पा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।